गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज किया था। तो आज हम लोग बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज। और जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे वो होगी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किनकी? बेटा हेलो अरेंज की। लेकिन हमने देखा है जो हेलो अरेंज है उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स। क्या रीजन है कि हेलो अल्केन्स बेटा मच मोर रिएक्टिव होते हैं और हेलो अरेंज बेटा लेस रिएक्टिव होते हैं? उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेलो अरेंज की रिएक्शंस को बेटा स्लो करते हैं और हेलो अल्केन्स की रिएक्शन को बेटा फास्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो है बेटा रेजोनेंस इन हेलो अरेंज। एज एन एग्जांपल हम लोग रेजोनेंस के लिए बेटा यहां पर हम लोग क्लोरोबेंजीन की एग्जांपल यूज करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन में एक क्लोरीन डायरेक्टली अटैच होता है बेटा बेंजीन के साथ और क्लोरीन के पास क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में से, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्ड बनाता है कार्बन ऑफ द बेंजीन के साथ और इसलिए उसके पास 3 लोन पेयर है। ड्यूरिंग रेजोनेंस वन ऑफ द लोन पेयर जो है वो बेटा डोनेट होता है टुवर्ड्स द रिंग, जिसकी वजह से साइमल्टेनियस पोलराइजेशन होती है इस बॉन्ड की बेटा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, 4 और ये 5। इसलिए जैसे यहां जाता है तो ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट होगा, तो हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। इट इज बेंजीन। यहां पर जो क्लोरीन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसलिए बेटा उसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के बराबर होते हैं इसलिए बेटा यहां बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसलिए बेटा इसका चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। यहां जब बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां 2 इलेक्ट्रॉन साथ में बेटा एक नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड पर और इस बॉन्ड पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अब 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर बॉन्ड और ये बॉन्ड जो होता है इस कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो बेटा यहां पर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पर और यहां पर बेटा कोई एक्टिविटी नहीं है तो इसलिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहां शिफ्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से जब ये यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में बेटा नेगेटिव चार्ज। ये बना हमारा रेजोनेटिंग नंबर स्ट्रक्चर सेकंड। अब बेटा यहां पर जब थर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पर बेंजीन रिंग जिसके साथ Cl अटैच है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, पॉजिटिव चार्ज और यहां। अब बेटा इसमें क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड बेटा इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए अगेन यहां पर कोई चेंज ही नहीं है। यहां पर बेटा एक बॉन्ड बनेगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन साथ में बेटा एक नेगेटिव चार्ज बनेगा और लास्ट में क्या होगा? यहां पर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा जहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग। यहां पर अगर हम देखें यहां पर और यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है। अब एक्टिविटी कहां पर है? अब बेटा एक्टिविटी यहां पर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड जो पहले शिफ्ट हुआ ये वापस चला जाएगा, इसलिए बेटा यहां पर सबसे पहले एक बॉन्ड आएगा। अब यहां पर क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर चला गया तो यहां एक ही बॉन्ड रहेगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसका ऑलरेडी चार्ज पॉजिटिव था, जब बॉन्ड शिफ्ट होता है एक तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं साथ में बेटा एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बेटा कैंसिल हो जाएगा और ये न्यूट्रल एटम बनेगा। इसलिए अगर आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहां पर इस स्ट्रक्चर में जहां पर डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में वहां पर बेटा सिंगल बॉन्ड है और यहां पर जहां पर सिंगल बॉन्ड है तो इस स्ट्रक्चर में वहां पर डबल बॉन्ड है, यानी कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड यहां पर भी है और यहां पर भी। इस फिनोमेनन को बेटा हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अब इस रेजोनेंस में अगर हम स्ट्रक्चर नंबर 1, 2
एनालाइज करें तो जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर नंबर 3 है और स्ट्रक्चर नंबर 4 है, इनमें बेटा एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, यानी कि यहां पर एक डबल बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। यहां पर भी बेटा कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पर भी कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड। और जब भी बेटा एक डबल बॉन्ड बनेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो हेलोजन को रिमूव करना बेटा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन है वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो रिमूवल ऑफ हेलोजन है वो बेटा डिफिकल्ट बनेगा। सो रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग जो है वो बेटा डिफिकल्ट बनेगा, और इसलिए अगर हम लोग इस हेलोजन एटम को इजीली रिमूव नहीं कर सकते तो बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या जो हेलोअरीन की रिएक्शन है वो बेटा स्लोवर हो जाएगी, यानी कि वो डिफिकल्ट हो जाएगी। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट फैक्टर्स बेटा एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, अब बेटा यहां पर C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डैश X, तो ये कंपाउंड बेटा एक हेलो अल्केन है, क्योंकि हेलोजन एटम एक कार्बन के साथ अटैच है जिसने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, यानी कि इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग यहां पर एक बेंजीन रिंग लेते हैं तो बेंजीन रिंग में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इस तरह से, और यहां पर बेटा एक हेलोजन एटम अटैच है। अगर मैं यहां पर देखूं ये कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, इसलिए बेटा इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये कंपाउंड बेटा यहां पर हम लिख सकते हैं ये एक हेलोअरीन है। अब बेटा अगर हम लोग यहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर निकालें तो परसेंटेज s कैरेक्टर में हम लोग देख सकते हैं इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल, s का 1 p के बेटा 3, तो टोटल 4 ऑर्बिटल, उसमें से s का 1 ऑर्बिटल है, तो अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए बेटा इसका परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वो 25% आता है। हेलोअरीन में अगर निकालेंगे तो टोटल बेटा 3 ऑर्बिटल है, एक s का और p के 2 ऑर्बिटल है, तो टोटल 3 ऑर्बिटल, 3 में से एक s का है, तो अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो बन जाएगी 33.3%। और हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये कार्बन है हेलोअरीन का, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इस कार्बन से, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी कि हेलोअरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन एटम की एज कंपेयर टू दिस। अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो उसका मतलब हुआ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन है वो ज्यादा है, और हमने देखा कि अगर बेटा हम लोग C-Cl बॉन्ड इन इथाइल क्लोराइड देखें तो ये बेटा 177 पाइकोमीटर्स होता है। अगर यही बॉन्ड बेटा हम लोग C-Cl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन देखें तो उस केस में बेटा ये 169 पाइकोमीटर्स होता है, यानी कि यहां बॉन्ड लेंथ कम है। किस केस में? हेलोअरीन में जो C-Cl बॉन्ड लेंथ है वो 169 पाइकोमीटर्स है, और यहां पर C-C बॉन्ड लेंथ जो है वो 177 पाइकोमीटर्स है, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ बेटा बड़ी है और ये बॉन्ड लेंथ छोटी है। उससे क्या होता है? तो बेटा हमने पढ़ा है कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम, यानी कि यहां पर बॉन्ड को ब्रेक करना इजियर है, यहां पर बॉन्ड को ब्रेक करना बेटा डिफिकल्ट है। और वही हम लोग पढ़ रहे हैं
कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम। जहां बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा उसकी रिएक्टिविटी कम, और जहां बॉन्ड को कंपैरेटिवली ब्रेक करना इजियर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी में जो हैलोजेन्स है उनकी रिएक्टिविटी कम, और जो हैलो अल्केन्स है कंपैरेटिवली उनकी रिएक्टिविटी बेटा ग्रेटर होगी। तो ये हुआ दूसरा फैक्टर। एक और फैक्टर है बेटा जिसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, नंबर थर्ड फैक्टर, वो है बेटा इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कौन सी? चलो बेटा मान लेते हैं किसी भी तरीके से हमारे पास जो हेलोअरीन है जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है, यहां पर इस तरह से मैं लिख लूंगा, यहां पर हम लोग इस हेलोजन एटम को बेटा यहां से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए बेटा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले जाएगा तो यहां पर हम लोग बेटा लिखेंगे Cl-, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, और यहां पर बेटा डबल बॉन्ड। इस हेलोअरीन में अभी हमने लिखा जो पहला स्टेप हमने किया था, इसमें रेजोनेंस होती है, लेकिन यहां पर बेटा कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पर नो रेजोनेंस। अगर इसमें रेजोनेंस नहीं है तो ये कंपाउंड बेटा अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर ये अनस्टेबल है तो इसलिए बेटा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। उसके कंपैरिजन में हेलोअरीन्स में रेजोनेंस बेटा होती है, और रेजोनेंस जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल को बेटा स्टेबल बनाता है, इसलिए ये रिएक्शन कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज बेटा स्टेबल से अनस्टेबल की ओर नहीं जाता है। इसलिए आपने याद रखना बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस। पहला रीजन बेटा रेजोनेंस, दूसरा रीजन कि यहां पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बेटा ज्यादा है, और जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वहां बॉन्ड एनर्जी कम, यानी कि ब्रेक करना इजी, इसलिए बेटा यहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा और यहां पर रिएक्टिविटी कम। और तीसरा जो कार्बोकैटायन यहां पर बनती है वो बेटा अनस्टेबल होते हैं, उसके कंपैरिजन में जो हेलो अल्केन्स की कार्बोकैटायन होती है वो बेटा स्टेबल बनते हैं। तो इसीलिए ये तीन फैक्टर्स रिस्पांसिबल है लेसर रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स की। अब बेटा अगर हेलोअरीन इज लेस रिएक्टिव है तो उसका मतलब हुआ उनमें जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं होती है। अब बेटा वो कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर हम लोग हेलोअरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं? आप इसको कॉपी कीजिए, फिर बेटा हम लोग वो कंडीशंस बनेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन बेटा रिएक्शन विद aqueous basis। एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम लोग अगेन बेटा यहां पर क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, यहां पर क्लोरोबेंजीन, इसको ट्रीट करते हैं बेटा NaOH aqueous जो 6 to 8% का सॉल्यूशन होता है। रिएक्शन को बेटा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स डिफिकल्ट होती है। इसलिए बेटा सबसे पहले यहां पर आपने ध्यान रखना ये रिएक्शन 623 डिग्री टेंपरेचर पर की जाती है, यानी 623 केल्विन पर, और साथ में बेटा 300 एटमॉस्फेयर्स का प्रेशर यूज करना पड़ता है। अंडर दीस कंडीशंस ये सोडियम रिएक्ट करता है इस क्लोरीन के साथ, और इसलिए बेटा यहां पर जो कंपाउंड मिल जाता है दैट इज बेंजीन रिंग, और यहां पर बेटा OH। लेकिन आपने याद रखना है कि जैसे बेटा ये कंपाउंड मिल जाता है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्या रीजन होता है ये अनस्टेबल होने का? सबसे पहले आपको याद रखना होगा इस कंपाउंड का नाम है बेटा फिनोल, और फिनोल नेचर में एसिडिक होता है। अगर बेटा ये एसिडिक है और रिएक्शन मिक्सचर हमारा बेस यूज कर रही है, क्योंकि रिएक्शन विद एक्वस बेस है, चाहे आप लोग यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करें, जहां पर भी एक कंपोनेंट एसिड हो और दूसरा बेटा बेस हो तो वहां पर बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि अंडर रिएक्शन कंडीशंस फिनोल अनस्टेबल होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनस्टेबल को बेटा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। इनऑर्गेनिक में जब हम किसी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं तो उसको बेटा मोलर कंसंट्रेशन कहा जाता है, दैट इज
मोल्स पर लीटर में, लेकिन ऑर्गेनिक में याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा अनस्टेबल। तो अंडर रिएक्शन कंडीशंस ये अनस्टेबल है और ये फर्दर बेटा रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? क्योंकि ये एसिडिक है तो ये बेटा वापस रिएक्ट करता है NaOH के साथ। अब बेटा ये एसिड है, ये बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहां से OH यहां से H रिमूव हो जाएगा और यहां पर जो कंपाउंड मिल जाता है दैट इज बेंजीन रिंग और उसके साथ बेटा यहां ONA, जहां O का चार्ज नेगेटिव, Na का चार्ज पॉजिटिव। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम फिन ऑक्साइड। तो बेटा याद रखना ये सोडियम फिनॉक्साइड एक साल्ट है क्योंकि इसमें सोडियम का चार्ज पॉजिटिव और ऑक्सीजन का चार्ज बेटा नेगेटिव। अब बेटा रिएक्शन मिक्सचर से इस सोडियम फिनॉक्साइड को रिमूव किया जाता है और एक बार रिमूव करने के बाद इसको एक डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। उस एसिड को बेटा आप HOH इन प्रेजेंस ऑफ H+ भी लिख सकते हैं या हम लोग उसको डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हैं। तो यहां होगा क्या, जो ये Na है वो बेटा Cl के साथ रिमूव हो जाएगा और यहां पर बेटा हमें मिल जाएगा बेंजीन रिंग और यहां पर बेटा OH। अब बेटा यहां पर जो कंपोनेंट है ये फिनोल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी डाउट में रहते हैं, सर फिनोल तो यही मिला था, यहां क्यों आए? आपने याद रखना बेटा ये रिएक्शन वन स्टेप नहीं, ये टू स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक्वस बेस के साथ ट्रीट करके जब फिनोल बनता है तो वो एसिडिक होता है, वो वापस रिएक्ट करता है बेस के साथ बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और साल्ट देता है। इस साल्ट को रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव किया जाता है। जब बेटा साल्ट को रिमूव किया जाता है तो फिर उस साल्ट में हम लोग वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी कि डाइल्यूट एसिड ऐड करते हैं, तो जब हमें बेटा फिनोल मिल जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्लोरोबेंजीन ने जो कंडीशन यूज की 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, 623 केल्विन का टेंपरेचर यूज किया और 300 एटमॉस्फेयर पर रिएक्शन। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग यही रिएक्शन बेटा यहां देखें CH3 CH2 Cl और इसको हम लोग ट्रीट करें NaOH एक्वस के साथ, यानी कि ये बेटा हेलो अल्केन है और ये बेटा एक्वस बेस है, हमें यहां पर किसी टेंपरेचर की जरूरत नहीं है, हमें कोई प्रेशर यूज करने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन इवन अंडर नॉर्मल कंडीशंस हो जाती है। Na बेटा Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl देता है और यहां पर कंपाउंड बनता है CH3 CH2 Cl और साथ में बेटा सॉरी यहां Cl नहीं बेटा यहां NaOH, यानी कि यहां इजीली बेटा Cl को OH रिप्लेस करता है। यहां पर भी Cl को OH नहीं रिप्लेस किया, लेकिन बेटा कंडीशन मच मोर स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर्ड टू दिस वन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हैलोअरीन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बेटा स्लोवर है या उनकी रिएक्टिविटी लेसर है एज कंपेयर्ड टू द हैलोअल्कीन्स। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम बेटा इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। बेटा इस रिएक्शन को हम लोग एक सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे? यहां पर बेटा क्लोरोबेंजीन यूज करेंगे और यहां पर फर्स्ट स्टेप में NaOH कौन सी कंडीशन 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर्स, और सेकंड स्टेप में क्या हमने यूज किया डाइल्यूट HCl या H3O+। तो डायरेक्टली बेटा हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो यहां पर बेटा OH और डायरेक्टली यहां पर कंपाउंड मिलेगा फिनोल। तो इसको बेटा डायरेक्टली हम लोग एक ही स्टेप में, यानी कि पहले हमें ये कंपाउंड और ये कंपाउंड पहले स्टेप में मिला और यहां से यहां सेकंड स्टेप में बेटा ये मिला, तो इसका मतलब हुआ ये पहली स्टेप वाली रिएक्शन है, ये बेटा दूसरी स्टेप वाली रिएक्शन है। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे वाली जो रिएक्शन है वो समझाऊंगा। अब बेटा यहां पर सपोज करें हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं और यहां पर बेटा इसके पैरा पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। जो ये नाइट्रो ग्रुप होता है ये एक बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जब हम लोग इस कंपाउंड जिसका नाम हम लिख सकते हैं पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, जब हम लोग बेटा इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं पहले स्टेप में, तो हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन
अब बेटा 443 केल्विन पर ही होती है, यानी कि जहां पर हमने विदाउट नाइट्रो ग्रुप जब सिंक्लोरोबेंजीन यूज किया था तो हमें टेंपरेचर 623 केल्विन यूज करना पड़ा था और जो प्रेशर था वो 300 एटमॉस्फेयर। लेकिन जैसे हम लोग नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो टेंपरेचर जो है वो बेटा कम हो जाता है, और जब उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो यहां से हमें मिल जाएगा उस प्रोडक्ट को हम लोग H3O+ यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो बेटा हमें फिनोल मिल जाता है। सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये बेंजीन है तो यहां पर बेटा OH और यहां पर बेटा NO2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रोफिनोल, ये बेटा यहां पर। उसके बाद बेटा अगर हम लोग एक के बदले में दो ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहां पर बेंजीन रिंग यहां यूज करेंगे, यहां Cl। अब बेटा पैरा पोजीशन पर नाइट्रो था ही था, अब ऑर्थो पोजीशन पर भी एक नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं और इसकी बेटा फर्दर रिएक्शन करते हैं सुटेबल कंडीशन में अगेन NaOH के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो टेंपरेचर है वो बेटा 343 केल्विन यानी कि इससे भी रफली अराउंड 100 डिग्री कम, और दूसरे स्टेप में अगेन उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेटा हम लोग देखते हैं कि यहां पर बेटा हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज यहां OH, यहां पर बेटा NO2 और यहां पर NO2। दिस कंपाउंड इज नोन एज, अगर बेटा ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहां पर 2 पर नाइट्रो ग्रुप है और 4 पर, तो ये बना 2,4 डाई नाइट्रो और बाकी कंपाउंड जो है वो बेटा फिनोल। उसी तरह से अगर बेटा हम लोग अब एक और रिएक्शन कर लेते हैं, मान लेते हैं यहां Cl, यहां NO2, यहां पर भी NO2 और यहां पर भी बेटा NO2 इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ दिस कंपाउंड इज, ये बेटा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो कौन सा कंपाउंड बना ये 2, 4 और 6 पर नाइट्रो ग्रुप है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। तो बेटा अगर ये नाइट्रो हटा देंगे तो बाकी सेम कंपाउंड बनेगा, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर इस कंपाउंड को बेटा हम लोग अब NaOH के साथ ट्रीट करें तो बेटा हमें जस्ट थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, यानी कि अब टेंपरेचर 343 भी नहीं चाहिए, जस्ट रफली अराउंड 298 केल्विन पर अभी टेंपरेचर हो जाती है, ये रिएक्शन हो जाती है बेटा। और दूसरे स्टेप में H3O+ के साथ जब ट्रीट करेंगे तो हमें कंपाउंड मिल जाता है बेंजीन रिंग, यहां पर बेटा OH, साथ में यहां NO2, यहां पर NO2 और यहां पर बेटा NO2। आगे ये कार्बन नंबर 1, ये बेटा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो इसका नाम क्या आएगा, शाबाश, हाँ वेरी गुड, इट इज 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो। ये क्लोरोबेंजीन था, तो जब बेंजीन के साथ OH हो तो बेटा उसको फिनोल कहते हैं। सो दिस कंपाउंड बिकम्स 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इस कंपाउंड को बेटा हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं, यानी कि इसका एसिडिक संगति बढ़ गया, इसकी वजह से नाइट्रो ग्रुप्स की वजह से। ये तो हुआ बेटा अगर हमने क्लोरोबेंजीन जो था उसमें पैरा पोजीशन पर आर्थो और पैरा, और दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया। अब बेटा यहां पर हम लोग एक सिमिलर रिएक्शन देखते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक जगह अभी यूज नहीं की, यहां पर बेटा बेंजीन, यहां पर क्लोरो, और अब यहां पर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम लोग इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो ये कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, इट इज 1, 2 और 3, यानी कि ये बनेगा कार्बन नंबर 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, सो दिस इज 1, 3, और 1, 3 को बेटा हम लोग मेटा कहते हैं, सो दिस इज मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। तो यहां पर बेटा जब हम लोग यहां पर रिएक्शन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसकी रिएक्शन एग्जैक्टली उसी कंडीशन में होती है जहां पर हमने नाइट्रो ग्रुप नहीं यूज किया था, यानी कि यहां पर सबसे पहले जब हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो टेंपरेचर हमें 623 केल्विन और प्रेशर बेटा 300 एटमॉस्फेयर ही मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी पर कोई भी असर नहीं डाल रहा है, और इसलिए जब सेकंड स्टेप में फिर हम लोग इसको ट्रीट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो बेटा हमें यहां पर
मेटा नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, यहां OH और यहां नाइट्रो, तो दिस कंपाउंड इज मेटा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसलिए बेटा अगर इन रिएक्शंस के हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहेंगे तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? सबसे पहले आपने याद रखना, द presence of electron withdrawing groups at ortho and para positions। अगर बेटा ऑर्थो पोजीशन पर है, जैसे यहां पर ये ऑर्थो ये पैरा, ये बेटा दोनों ऑर्थो ये पैरा, अगर बेटा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस है, increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions। यानी कि अगर बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हम लोग यूज करते हैं, चाहे हम लोग ऑर्थो पोजीशन पर यूज करें चाहे पैरा पोजीशन पर यूज करें, तो बेटा जो हैलोअरीज है उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है किसकी ओर? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रीजन्स। नंबर 2 बेटा ध्यान रखना, ग्रेटर द नंबर ऑफ ग्रुप्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, जितने ज्यादा बेटा ये ग्रुप्स होंगे, जैसे यहां एक था तो 443 टेंपरेचर, जब 2 हो गए बेटा 343, और जब 3 हो गए तो बेटा यहां जस्ट हीट करना पड़ा। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी, जितने ज्यादा बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी की, यानी कि जिसको हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये बेटा दूसरा। अब बेटा यहां पर तीसरा फैक्टर भी है, कौन सा फैक्टर? जो हम यहां पर देखते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर हो तो बेटा वो रिएक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है, तो वही बेटा यहां पर लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट मेटा पोजीशन, अगर बेटा मेटा पोजीशन पर हूं तो वो डू नॉट अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन्स, यानी कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो या ना हो, उससे रिएक्टिविटी पर बेटा कोई भी असर नहीं पड़ता। इसलिए अगर मैं मान के चलूं इसकी रेट R1, इसकी रेट बेटा R2, इसकी रेट R3 और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन R4, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन बेटा R4 की, जो R4 है यहां पर बेटा इस तरह से लिखेंगे, जो R4 की रिएक्टिविटी है वो लेस देन R1 है, R1 की बेटा लेस देन R2 और R2 की लेस देन R3, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वहां पर है जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, उसके बाद उसकी जिसके कम होंगे। लेकिन बेटा अब इन दोनों में कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में जो पैरा पोजीशन है वो तो अफेक्ट करता है, लेकिन मेटा पोजीशन बेटा अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन R4 की सबसे कम, R1 की उससे ज्यादा, R2 की उससे ज्यादा, R3 की इससे ज्यादा। लेकिन बेटा क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहां पर रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है और यहां पर इफेक्ट क्यों नहीं होता है? वो बेटा हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप इसको कॉपी कीजिए, वो चीज मैं इसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्यों R4 की रिएक्टिविटी कम है और बेटा R1 R2 की रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है, और यहां पर भी इसकी ज्यादा क्यों और इसकी बेटा कम की। आप इसको कॉपी कीजिए। अब बेटा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और मेटा पोजीशन पर बेटा वो कोई इफेक्ट नहीं करते। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बेटा रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तो इसलिए नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सो हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। तो यहां पर बेटा अगेन एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम लोग क्लोरोबेंजीन को यूज करेंगे। यहां पर बेटा क्लोरोबेंजीन,
और इस क्लोरोबेंजीन में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो नाइट्रो ग्रुप है इसको मेटा पोजीशन पर शो करते हैं। इस क्लोरोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको बेटा हम लोग एक आर्थो पोजीशन पर शो करते हैं। तो आर्थो पोजीशन पर जो नाइट्रो ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं N डबल बॉन्ड O और O के साथ बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जब यहां पर एक बेस अटैक करेगी जैसे NaOH होगा तो जो NaOH है जब वो आयोनाइज होगा एक्वस मीडियम में तो वो बेटा Na+ और OH नेगेटिव देगा। तो जो ये OH नेगेटिव है ये बेटा एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर इस रिंग पर बेटा अटैक करेगा। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल इस रिंग पर अटैक करेगा तो आपने ध्यान रखना ये बेटा ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा इसलिए बेटा ये बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ बेटा अटैच है उसका चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए जो ये OH नेगेटिव है ये उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास बेटा क्लोरीन है। तो इसलिए हम लोग यहां पर अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो ये बेंजीन रिंग, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो बेटा ये इसी तरह से रहेंगे। यहां पर क्लोरीन हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देते हैं इस साइड में और यहां पर बेटा OH इसको अटैच कर जाएगा। अब बेटा जब ये बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पर चार्ज नेगेटिव आएगा। ये N डबल बॉन्ड O को हम लोग ऐसे भी शो करते हैं ये बॉन्ड यहां जाएगा और यहां पर बेटा O का चार्ज नेगेटिव और इस साइड में बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड चला जाएगा तो नाइट्रोजन का चार्ज बेटा पॉजिटिव। सो दिस नेगेटिव चार्ज गेट इज स्टेबलाइज्ड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। तो इस तरह से जो नाइट्रो ग्रुप है वो बेटा इस OH नेगेटिव के चार्ज को या बेंजीन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था उसको बेटा स्टेबलाइज कर रहा है। कब? जब वो आर्थो पोजीशन पर है। अब बेटा जब इसमें रेजोनेंस होगी तो जो नेगेटिव चार्ज है ये बेटा यहां शिफ्ट होगा और उसके बदले में ये यहां शिफ्ट होगा। तो इसलिए हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ये बेंजीन रिंग यहां पर इस तरह से यहां बॉन्ड यहां बेटा Cl यहां OH। अब यहां पर N यहां पर O का चार्ज नेगेटिव नाइट्रोजन का चार्ज पॉजिटिव और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप बेटा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को एक बॉन्ड में भी लिख सकते हैं यानी कि वापस इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से भी रख सकते हैं। अब यहां पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब ये यहां जाएगा तो यहां बेटा बॉन्ड बनेगा और साथ में जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा यहां 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में बेटा नेगेटिव चार्ज। अब बेटा यहां पर बॉन्ड क्योंकि इस बॉन्ड पर कोई एक्टिविटी ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये बेटा यहां पर इस तरह से हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। सो दिस इज लाइक दिस वन बेंजीन रिंग यहां पर बेटा Cl और यहां पर OH यहां पर N यहां पर बेटा आप इसको लिख सकते हैं ऐसे डबल बॉन्ड हो क्योंकि ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर बेटा बॉन्ड। अब यहां क्या रखना जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे साथ में बेटा यहां पर एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज अगर ये 1 है तो ये 2 यानी कि ये 1 ये 2 नेगेटिव चार्ज कहां पर है 1 2 पोजीशन को बेटा हम लोग कहते हैं आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं यहां पर ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 जब रेजोनेंस होगी तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज कहां है इस पोजीशन पर 1 4 और 1 4 पोजीशन को बेटा पैरा कहा जाता है। अगेन बेटा अगर ये 1 है तो अब मैं यहां से नंबरिंग नहीं करूंगा अब मैं नेगेटिव चार्ज के लिए यहां से नंबरिंग करूंगा तो 2 तो ये वापस बेटा आर्थो पोजीशन पर बना या कि नेगेटिव चार्ज जो है या तो बेटा वो आर्थो पोजीशन पर जा रहा है यहां पर आर्थो या तो बेटा पैरा पोजीशन पर। इसलिए जो नाइट्रो ग्रुप यहां पर है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से वो नेगेटिव चार्ज को बेटा रिंग से बाहर ले जाता है और कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा वो मॉलिक्यूल को बेटा स्टेबल बनाता है। तो इसलिए जब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ यहां स्टेबलाइज हो जाएगा तो रिंग बेटा स्टेबल बन जाती है। कहां पर आर्थो पोजीशन पर।
अगर यहां पर एक NO2 होगा तो वो भी बेटा इसको स्टेबल करेगा, यानी कि पैरा पोजीशन पर भी स्टेबल, और अगर बेटा अगेन यहां पर होगा तो यहां पर भी स्टेबल। इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाता है एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इसलिए बेटा हम लोग लिख सकते हैं जो कार्ब एनाइन है, कार्ब एनाइन जो बेटा बाय अटैक ऑफ OH ऑन क्लोरोबेंजीन बनती है, कार्ब एनाइन गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इस केस में बेटा हम लोग नाइट्रो ग्रुप यूज करते हैं, कहां पर, एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, और इसलिए बेटा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है एट दिस पोजीशंस। ये बेटा हुआ एक। अब बेटा इसी चीज को हम लोग मेटा पोजीशन पर भी देखते हैं, वहां पर क्या होगा, यहां बेंजीन रिंग, यहां पर बेटा हेलोजन एटम, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड। अब एक ग्रुप जो है नाइट्रो ग्रुप बेटा वो यहां पर, अगर इसमें बेटा हम लोग यहां पर OH नेगेटिव से अटैक करेंगे तो जैसे पहले कहा था ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट होगा, और इसलिए जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन पर बेटा अटैक करेगी। इसकी वजह से यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा तो बेंजीन रिंग, यहां पर बेटा क्लोरोबेंजीन, साथ में यहां OH। अब जब ये बॉन्ड यहां जाएगा, यहां बेटा 2 इलेक्ट्रॉन साथ में नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड अपनी जगह पर, और यहां पर बेटा N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट होगा, इसलिए हमें स्ट्रक्चर नंबर 2 मिलेगा, बेंजीन रिंग, अगेन बेटा यहां पर, यहां Cl, यहां पर बेटा इसके साथ एक OH। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहां आ जाएगी तो बेटा यहां बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए यहां बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट होगा, इसलिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन साथ में नेगेटिव चार्ज, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और नाइट्रो ग्रुप बेटा अपनी जगह पर NO, और यहां पर बेटा O। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा फिर सिमिलर होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये बॉन्ड बेटा यहां पर, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन रिंग यहां पर बेटा क्लोरीन, और यहां पर OH, यहां पर N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इस बॉन्ड पर बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर बेटा एक डबल बॉन्ड आएगा, अब ये बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग इस OH का यहां अटैक देखते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो बेटा आर्थो पोजीशन पर आता है, जहां पर कोई नाइट्रो ग्रुप यहां पर नहीं है, इसलिए कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। अब बेटा इसके बाद वो पैरा पोजीशन पर जाता है, इस पैरा पोजीशन पर भी कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं है अब, क्योंकि वो तो मेटा पोजीशन पर है, तो यहां पर भी स्टेबलाइजेशन नहीं। उसके बाद बेटा अगेन वो आर्थो पोजीशन पर आता है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो बेटा मेटा पोजीशन पर है, यानी कि जो मेटा वाला ग्रुप है वो बेटा इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इस मेटा ग्रुप का यहां पर प्रेजेंट होना या नहीं होना वो कोई भी असर रिएक्टिविटी पर नहीं कर रहा है। तो इसीलिए बेटा हम लोग लिखते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन होता है does not affect the reactivity of haloarine। क्यों? क्योंकि बेटा उसका कोई कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन पर नहीं है, as it does not contribute to stability ऑफ कार्बन एनाइन। इसीलिए बेटा आपने याद रखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हेलोअरीन में प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्टिविटी पर कोई असर नहीं डालता है। तो रिएक्टिविटी पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स का असर आर्थो पोजीशन पर है और पैरा पोजीशन है। और दूसरी बात ये याद रखना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, जितने पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी बेटा अगेन रिएक्टिविटी ज्यादा, यानी कि जो जितना ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, और इसीलिए बेटा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसके साथ बेटा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं हेलोअरीन्स की, और कौन सा फैक्टर ऐसा है जो उसकी रिएक्टिविटी पर असर डालता है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स करेंगे। तब तक बेटा आप इसको कॉपी कीजिए और बाकी बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।